जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि जो भी यदि फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो वह आज 3 दिग्गज से समझेंगे कि कैसे साधारण तरीका से फिजिकल कर लें। आप कहीं रहते हैं, यदि गांव में रहें, शहर में रहें, तो ये सभी केवल फिजिकल शिक्षक नहीं है, इनके पास डिग्री और डिप्लोमा भी है। ये बहुत अच्छा से मेहनत किए हैं। ये दोनों बीएचयू से हैं और ये महाराष्ट्र पुणे से है और आपसे ये सब जानकारी देंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर विकास जी। जी, धन्यवाद। आप अ बताइए कहाँ से फिजिकल का ट्रेनिंग किए हैं? मैं अमरावती यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से ट्रेनिंग लिया हूँ हुँ, और पहले से खिलाड़ी भी रह चुका हूँ, जो कि मेरा इवेंट भी 1500 था, हुँ। 800 था और उसमें मैं विभिन्न स्पर्धाओं में, विभिन्न लेवल के गेम में भी मैं मेडल लाने का काम किया हूँ। चलिए आप अपना परिचय दें थोड़ा। मेरा नाम सिद्धांत कुमार हुआ। मैं भी बीएचयू से ही हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मैंने वहाँ आनंद के साथ ही 2021 में अपना डिग्री कंप्लीट किया है। हुँ। आप आनंद जी बताइए थोड़ा। मैं आनंद निषाद अभी मैं 2021 में बीपीएड मेरा कंप्लीट हुआ, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ। देखिए तीनों व्यक्ति अपना परिचय दे दिए। तो आप दौड़ में लड़की हो लड़के हो, अपने स्वास्थ्य के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको दौड़ चाहिए, वो फिटनेस के लेकर या कोई भी कंपटीशन में जाने के लिए। यदि आप पुलिस बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं या सेना में कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको फिट रहना जरूरी है। तो इन सारे व्यक्ति से हम इस पर चर्चा करेंगे बारी बारी से, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। क्योंकि आपके फिजिकल ट्रेनर होते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उनके पास पता ना डिग्री है या नहीं है, लेकिन इनके पास वह डिग्री भी है ताकि आपको गाइड करेंगे कि यदि आपके पैर में सूजन हो जाता है तो आप क्या करें, कैसे दौड़ेंगे तो पैर में सूजन नहीं होगा, कैसे क्या करेंगे तो कम समय में आप गेन कर पाएंगे। ये थोड़ा सा आप दौड़ के बारे में बताइए। कोई बच्चे अभी नहीं दौड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे और बच्चियां होती है जो कि दौड़ते नहीं है, एक उनका एग्जाम आता है तो वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। उनके बारे में आप बताइए क्या करना चाहिए उनको शुरुआती। उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप फिजिकल कभी नहीं किए, पढ़ने में बहुत अच्छे थे और अचानक से आपको फिजिकल करना पड़ा, तो उससे घबराना नहीं है, धैर्य बनाकर रखना है, एकदम फिजिकल टीचर के जैसा बोल्डनेस में बोलिए। एकदम पेशेंस में रहना है। घबराएंगे कि नहीं, अभी कभी किए नहीं और 10 दिन के अंदर ही बहुत कर लेंगे, सारा इवेंट कर लेंगे, तो ऐसे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप कभी नहीं किए हैं, घबराए नहीं, बॉडी को उस तरह एडप्ट ऐसा करिए कि धीरे 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 सारा मसल्स एक्टिव हो जाए, पावर आ जाए। हाँ, जब शुरुआत में करेंगे बहुत सारी समस्याएं आएंगी, सारा ज्वाइंट आपका दर्द करेगा, मसल्स दर्द करेगा, सीन पेन ज्यादा होगा, सीन पेन ज्यादा होगा। उसका एक और उपाय है, अगर सीन पेन नहीं आप चाहते हैं, शूज का क्वालिटी बेटर होना चाहिए, स्पंजेबल हो, ग्रिप रबड़ का हो, ताकि थोड़ा सा अगर पावर भी आप लगाते हैं तो आपके पैर में जर्क ना आए, सीन पेन ना आए। अगर सीन पेन हो भी जाता है तो उससे घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा दवाई नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसका उपाय है कि आप जब ज़्यादा सीन पेन हो जाता है, रेस्ट लीजिए और उसके साथ-साथ आप आइस का उपयोग करिए, आइसिंग करिए। आइसिंग सबसे बेहतर इलाज है, दवाई काम नहीं करेगा। अगर आपका सीन पेन बढ़ते चला जाता है, आप उसको रेस्ट दीजिए और उसके बाद आइसिंग करते रहिए। धीरे 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 ऑटोमेटिक 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाएगा। फिर आप धीरे 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 उसको करना शुरू करेंगे और अंत में आप अपने लक्ष्य को श्योर है कि पाएंगे। चलिए एक बात बता दें, कैमरामैन से बोलेंगे ये सब थोड़ा सा दिखा दें। देखिए इन लोगों के द्वारा कितना महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है और बहुत मेडल जीता गया है। तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि आप इनसे यदि इनके बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आप कहीं पर भी कभी समस्या नहीं होगा। वह दौड़ हो, लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो या या गोला फेंक हो या किसी भी प्रकार का फिजिकल आपका एक्टिविटी हो, तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इनको सुनेंगे, समझेंगे और अंत तक यदि आपका इसके बावजूद भी, मेरे प्रश्न के पूछने के बावजूद भी कोई मन में डाउट हो तो उस भी प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मैं इनसे पुनः आपसे बातचीत करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि एग्जाम टूर चैनल का एक सबसे बड़ा मुहिम होता है कि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई भी समस्या ना हो और वह सुदूर गांव क्षेत्र से रहते हो
या कहीं से रहते हो, वह अपने मुकाम को प्राप्त कर ले। एक बात बताइए आप थोड़ा सा, यदि कोई बच्चे स्टार्टिंग से तो दौड़ रहे हैं, 10 दिन 5 दिन 4 दिन दौड़ रहे हैं, एकाएक उनको 2 दिन 4 दिन रेस्ट लेना चाहिए बिना दर्द का, क्या अगर वह रेस्ट लेते हैं बच्चे तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है? नहीं नहीं, जैसे मान लिया जाए कि लाउडली बोलिए। कोई शुरुआत में अगर रनिंग अगर बिल्कुल बिगिनर्स है, अभी नर्स है। तो देखिए जैसा कि इवेंट है आपका, जैसे आपका पहला इवेंट है एंडुरेंस वर्क, जिसमें कि आपको 1600 मीटर का दौड़ होता है, और दूसरा है आपका शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप। जैसे सब में अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर 1600 मीटर का इवेंट है तो उसमें एंडुरेंस मांगता है, और अगर हम शॉर्ट पुट फेंकते हैं तो उसमें आपका शोल्डर का स्ट्रेंथ जरूरी होता है, वो मसल्स जरूरी होता है। पहली चीज आपका ये है कि जब एंड्योरेंस की बात आती है, एक बिगिनर्स है, तो वो उसके अपने एबिलिटी के हिसाब से रनिंग स्टार्ट करना चाहिए, अपने एबिलिटी के अपने एबिलिटी के हिसाब से जितना वो रनिंग कर सकता है। अब धीरे धीरे, जैसे एंड्योरेंस में भी बहुत टाइप के वर्कआउट होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें उसमें जैसे कि रिले रेस भी हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मान लिया जाए कि 1600 मीटर का रनिंग है, तो हम 400 मीटर रनिंग किए, फिर कुछ देर रेस्ट किए, फिर रनिंग किए, फिर रेस्ट किए, तो इसको फार्टलेग ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कि एक इसको स्पीड प्ले इसलिए बोलते हैं कि आप बीच बीच में थोड़ा सा थक गए हैं तो रेस्ट कर लीजिए, फिर अपने हिसाब से फिर रनिंग कीजिए। इस तरह धीरे धीरे पिकअप करते 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 आप जो गोल है आपका वो अचीव कर लेते हैं। और दूसरी चीज आपका ये है, जैसे शॉर्ट पुट फेंकना, तो आपका शोल्डर स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए। शोल्डर ये जैसे डेल्टॉइड मसल्स होता है, ठीक है। तो इसका इसका स्पेसिफिक हम वर्कआउट कराएंगे, मान लें पुशअप्स करवाएंगे, जो भी एक स्पेसिफिक डिजाइन किया जाता है उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, वो चीज करवाएंगे ताकि हमारा शॉर्ट पुट बेहतर हो जाए। फिर लॉन्ग जंप है, तो लॉन्ग जंप अगर बेहतर करना है और हाई जंप बेहतर करना है, तो इसमें एक चीज हम लोग को बताई जाती है। हम लोग जो है टेक्निकली जो पढ़े हैं, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, जिसमें कि जंपिंग जंपिंग ज्यादा से ज्यादा किया, स्कीपिंग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, ठीक है, या बॉक्स जंपिंग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, ताकि हमारा पैरों का काल्फ मसल्स मजबूत हो, ताकि हम लॉन्ग जंप हाई जंप में इस्तेमाल कर सकें, जो कि गोल तो अचीव करने में बहुत आसान इस होता पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा तरीका से चर्चा करेंगे। एक बात आप बताइए आनंद जी, यदि कोई बच्चे हैं, ठीक है, उनको देखा जाता है कि वो लगातार दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं, यहाँ बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कुछ कुछ, ये कितना सही होगा बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं नॉलेज है। मैं बहुत सारे बच्चे से मिला जो बच्चे कहते हैं कि गोली खा लेते हैं, कोई दवा होता है, या इससे एक दिन पहले, तो वो दवा कितना कारगर होता है, क्या वो यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए? सर दवा तो जनरली यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवा का साइड इफेक्ट ही है, और जो स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ना करें। यही संदेश हम देना चाहेंगे। और दूसरा चीज़ कि दवा तो दवा का साइड इफेक्ट सर बहुत ज़्यादा है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अपने वर्कआउट पे पेशेंस बनाइए, भरोसा करिए कि नहीं हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि दरोगा का अगर बात करें फिजिकल का, तो आप 1600 मीटर भागने के लिए 6.5 मिनट का समय देता है। तो अगर आप 6.5 मिनट के अंदर आप भाग ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें और जाइए अपने जहाँ फिजिकल आपका दिया है वहाँ जाइए, और बिल्कुल आपका समय आएगा, समय से आप आ जाएँगे, 6:30 के अंदर ही आएँगे। अगर समय आप दे रहे हैं तो, प्रैक्टिस में कर रहे हैं तो। अगर दवा खाते हैं तो मेबी आपका समय बढ़ भी जाता है, और जनरली देखा जाता है कि दवा बैन है, बिल्कुल से बिल्कुल बैन होता है दवा, तो दवा नहीं खाना चाहिए। दवा नहीं खाना। जी सर। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न हम इनसे करेंगे। एक बात बताइए, जो बच्चे हैं, एक मिनिमम समय, चूंकि आप लोग लगातार इतना सालों से करा रहे हैं, तो यदि कोई बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल जिस तरीका से एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलर, जिस तरीका से वह बच्चे यदि आते हैं, आपको दरोगा बनना है या बिहार पुलिस में जाना है, तो कोई एक है टाइमिंग, कितना समय से यदि वो करते हैं आपका तो हो जाए उनको? कोई टाइमिंग, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, जी सर। कितना दिन मिनिमम जी समय सर। देना पड़ता जी है? सर, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी एक कैंडिडेट हम लोग के पास आते हैं, बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा का हो, तो किस माहौल से आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कितने बच्चे आते हैं जो रूरल से आते हैं, और कितने लोग जो आते हैं शहर से आते हैं। तो शहरी बच्चों में जनरली देखा जाता है कि उनमें एक पैर में आपका काफ मसल्स का जो सपोर्टिव मसल्स होता है, सोलियस मसल्स, तो ना होने की वजह से उनमें सीन पेन होने का कंडीशन होता है। डर रहता है कि सीन पेन कहीं ना हो जाए। और जो जो गांव के बच्चे होते हैं, वो जनरली अपने नंगे पैर से इधर उधर वर्कआउट करके और उछल कूद मचा के, उनमें क्या होता है कि सोलियस मसल 60 से 70% डेवलप होता है, जिसके वजह से हम लोग अगर वर्कआउट थोड़ा
बढ़ा के भी दें तो कर तो लेते हो। वो लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसमें सर जनरली हम मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, हम लोग जहाँ तक देखे हैं कि 25 से 30 दिन में जो गांव के बच्चे हैं कर लेते हैं, और 35 से 40 दिन में जो बच्चे हैं शहर के बच्चे एडॉप्ट कर लेते हैं सर। चलिए बहुत अच्छा। एक प्रश्न आपसे। इसमें हम एक हाँ बात बोलिए। इंजर्ड क्यों होते हैं ज्यादातर, ये केस ऐसा क्यों आता है? देखिए पहली चीज है कि बच्चे जो ग्राउंड पे आते हैं तो वो अच्छी तरह से वार्म अप नहीं हो पाते हैं, ठीक वार्म है, अप नहीं करते। वार्म अप ठीक से नहीं हो पाते हैं। और दूसरी चीज है, दूसरी गलती ये है कि शुरुआत में आते हैं बहुत जोश से आते हैं, बहुत मतलब कि अंदर से होता है कि हम करेंगे करेंगे, और कम समय में वो ज्यादा लोड ले लेते हैं, जबकि उनका मसल्स अभी वो चीज एडेप्ट करने के लिए बन अभी है नहीं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करके लोड ले लेते हैं, ज्वाइंट पेन, सीन पेन, कई तरह के इंजरी सामने आता है। और तीसरी चीज कि एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में वो ठीक से कूल डाउन नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करके कूल डाउन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो इंजरी लेकर घर पहुंच जाते हैं। यही कारण। ये प्रॉब्लम है। तो एक बात बताइए, जो बच्चे ये सब नहीं जानते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनर का गाइड लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है सही तरीका से वार्म अप करना, सही तरीका से देखिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है तो एक डिजाइन किया जाता है कि कौन सी एक्सरसाइज करवाना है, उसके बाद कौन सा करवाना है, एक बहुत साइंटिफिक और जो है ना सिस्टमेटिक ढंग से एक एक्सरसाइज को पूरा डिजाइन किया जाता है, तब जाकर के एक ऑप्टिमम लेवल पर जाकर के एक परफॉर्मेंस निकल कर आता है, चलिए तब बहुत जाकर गोल अचीव होता है। बहुत अच्छा। एक प्रश्न आपसे कि जो बच्चे होते हैं जिनका थाई थोड़ा सा मोटा होता है, क्या उनको लंबी कूद में समस्या होता है क्या? हाँ, समस्या होंगी। जब वेट ज़्यादा रहेगा, जब थाई मोटा है, तो ज़्यादा फैट रहेगा, बेली फैट भी होगा, श्योर है, तो उनको समस्याएँ होंगी। उसका एक्सरसाइज़ है, वेट को लूज़ करें, थाई का बेंच प्रेस है, बहुत सारा एक्सरसाइज़ है, उसको करें। उसके बाद जब ये करेंगे तो स्ट्रेंथ आएगा। थाई में अगर स्ट्रेंथ नहीं है, वॉल सपोर्ट एक्सरसाइज़ करें, नी में भी नहीं है, वॉल सपोर्ट करें, स्क्वाट लगाएँ। थाई अगर पावर लाना है तो सबसे पहले जनरल स्क्वाट करें, स्क्वाट लगाएं अपने क्षमता के अनुसार, कम मिनिमम 30 सेकेंड, आपका क्षमता है 45 सेकेंड भी लगा सकते हैं अपने क्षमता। जैसे ही आप में पावर आते जाएगा वेरिएशन टाइम आपका बढ़ते जाएगा। आप लोग ट्रेनिंग कराते हैं तो सबसे आसान ऊंची कूद जो होता है वह किस कंडीशन में, कई सारा कंडीशन होता है कि बेली कूद फलना कूदना, उसमें कौन सही होता है थोड़ा सा बताइए। सबसे आसान बच्चे के लिए। सबसे आसान तो बच्चों के लिए टाइगर जंप होता है। टाइगर जंप होता है। टाइगर जंप होता है। लड़की लोगों के लिए देखा जाए तो लड़कियों के लिए भी टाइगर जंप टाइगर होता है। जंप होता टाइगर जंप ये होता है कि दोनों पैर का सपोर्ट लेना हो, थोड़ा सा उछाल लेना होता है। और सीजर होता है, बेली होता है, पूरे बॉडी पार्ट को क्रॉस बार से क्रॉस कराना होता है। फिर लैंड करने में कहीं मिस्टेक किए, क्रॉस बार मेरा गिर जाएगा। और टाइगर में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा पैर में दर्द भी है तो थोड़ा सा केवल सपोर्ट लेते हैं, दोनों पैर का सपोर्ट मिल जाता है, कहा जाता है कि एकता में बल हो जाता है। सिंगल सीजर करते हैं तो एक पैर से जंप करना होता है, और जब टाइगर करते हैं दोनों पैर का सपोर्ट लेते हैं। जब दोनों पैर का सपोर्ट लेंगे तो श्योर कि बेहतर होगा, एकता में बल। इसलिए अगर दर्द भी है, अगर टाइगर कर ले तो इजिली हो जाता है। इसीलिए हमको जहाँ तक उम्मीद है कि टाइगर अलाउ किया जाता है, जिसमें फिजिकल पे मेरिट बनता है उसमें टाइगर अलाउ है, और जो उस पे रिटेन पे मेरिट बनता उसमें बैन है। एक एक प्रश्न, एक आप इस पर कि जैसे मान लिया जाए ग्राउंड पे हैं तो उसके उसके अलावा ग्राउंड से ऑफ ग्राउंड जब होते हैं तो ये भी एक बेहतर रूटीन होना बहुत जरूरी है। आप क्या डाइट ले रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये चीज़ बहुत मायने रखता है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें ग्राउंड पे। ये चीज हाँ तो बच्चे लोगों को क्या क्या खाना चाहिए? सर न्यूट्रिशन में जनरली अगर हम बात करें तो वर्कआउट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर रनर है कोई तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग देखते हैं सर, अपने एकेडमी में देखते हैं कि उसका कैलोरीज कितना बर्न कर रहा है, क्या घंटे वर्कआउट कर रहा है, कितना रनिंग हम लोग करा रहे हैं तो कितना कैलोरीज बर्न किया, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उसका डाइट सेट करते हैं कि कितने कैलोरीज पे उसको रखा जाए। क्योंकि इसका प्रॉपर ख्याल इस वजह से रखा जाता है कि अगर जनरली अगर कैंडिडेट की बात किया जाए तो 2000 कैलोरीज डेली का खर्च हो रहा है उसका, अगर हम 3000 कैलोरीज पे उसको रख दें, या फिर अपने से जाके खूब दही खा ले रहा है, पनीर खा ले रहा है, तो हो सकता हो कि 3000 कैलोरीज उसको एनर्जी मिल गई, तो 1000 कैलोरीज डेली का स्टोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फैट के रूप में बनेगा। तो उससे क्या होगा कि उसका परफॉर्मेंस लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि उसका 2500 कैलोरीज
एनर्जी है, अगर बॉडी फिट उसका फिट है, जैसे बीएमआई उसका 18.5 से 25 के अंदर आ रही है, तो उसको उस हिसाब से सेट करते हैं। जैसे उसमें क्या है कि मॉर्निंग का वर्कआउट करने से पहले केला खा के जाएं। उस कंडीशन में जब उनका बॉडी फिट है तब केला खा के जाएं, या फिर दो तीन खजूर ही खा लें, या फिर कोई एप्पल खा लें, एक मीडियम साइज का एप्पल खा लें 80 से 100 ग्राम हल्का जी। तो या फिर कोई मीठा खा के चले जाएं। और वर्कआउट के बाद हम लोग यही सलाह देते हैं कि आप चना खाइए, चना के साथ सोयाबीन, फिर मूंग, फिर बादाम और चलिए हाँ अच्छी बादाम। बात है। एक प्रश्न आपसे और, जो गोला फेंका जाता है, गोला फेंकने के लिए गोला फेंका जाता है ना, तो उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? किस एंगल पर फेंके, क्या देखे, ये सब भी देखा जाता है क्या? ज्यादा दूरी तय करे? जी सर, इसमें सर शॉर्ट पुट के लिए जनरली क्या होता है कि शोल्डर स्ट्रेंथ आपकी कितनी है। कितने स्टूडेंट का होता है कि शोल्डर स्ट्रेंथ है लेकिन शॉर्ट पुट फेंक नहीं पा रहा है। कोई है कि 60 डिग्री एंगल पे फेंक दे रहा है, कोई है कि फ्लैट फेंक दे रहा है, 20 से 30 डिग्री एंगल पे फेंक दे रहा है। तो उसको सर एडवाइस किया जाता है कि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कराना है, तो अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री एंगल पे शॉर्ट पुट को रिलीज करे। जी सर। चलिए 45 पर फेंका जाता है। एक प्रश्न आपसे और मात्र 2 मिनट में सभी का जवाब आपको देना है। जैसे बच्चे का दौड़, कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद, सब कूद, उसके बाद गोला फेंक, इसके लिए क्या क्या बात ध्यान देना चाहिए मात्र 2 मिनट में? सब कुछ मिला करके बोलना सब कुछ मिला कर बताइए, लगातार तुरंत फास्ट। है इतने कम समय में थोड़ा हाँ मुश्किल है, लेकिन प्रयास करते हैं। सीधी सी बात है, अगर शॉर्टपुट की बात किया जाए तो एक टेक्निक है जो भी कि आप थ्रो करते हैं 45 डिग्री पे, जैसा कि आनंद बताया, और शोल्डर स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है। और नहीं है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए? और नहीं है तो वो पुशअप, कई सारे एक्सरसाइज है जिसमें से पुशअप्स हैं, चलिए पुशअप्स लगाएंगे, या बेंच प्रेस, तो वो हाँ बेंच प्रेस अगर व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो फिर हैंड स्टैंड भी कर सकते हैं वॉल का सपोर्ट लेकर के, उससे भी काफी अच्छा शोल्डर स्ट्रेंथ बन जाता है। ऐसे अगर हम उसका जिम का कुछ वर्कआउट करवा सकते हैं तो कई सारे और भी वर्कआउट सामने आने लगते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, आपने कहा रनिंग के लिए, तो रनिंग के लिए तो भाई एंडोरेंस की चीज़ है, वो एंडोरेंस वर्कआउट है, वो तो करवानी पड़ती है। और आपने लॉन्ग जंप के लिए कहा तो उसमें लोअर लोअर पार्ट, हमारा लोअर लिम्स, जिसमें कि हमारा ये काल्फ मसल्स आता है, सोलियस, और एक और मसल्स है गैस्ट्रोक्नीमियस, ये दोनों दोनों मसल्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। थाई आपका क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, ये दोनों मसल्स का कंबाइन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा उसका एक पंपिंग जो होता है, पैर का ऊपर नीचे होना, जिसको बोलते हैं स्किपिंग वगैरह करने से बेहतर हो जाता है। चलिए लास्ट अब चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए समय को भी ध्यान में रखना है। आपसे एक प्रश्न है, खासकर लड़की लोगों के लिए, आप बताइए, जो लड़की गांव देहात में है, कुछ काम की है तो उसको उतना समस्या नहीं होता है, लेकिन जो लड़की काम नहीं की है कभी, और उनको आप क्या सुझाव दीजिएगा सभी फिजिकल के लिए? पहले तो मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर आपने कभी किया ही नहीं है, घर का ही काम किया है, घर तक ही रह गए, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आपने पढ़ाई किया, फिजिकल तक आया, वो भी बहुत प्राउड की बात है। जब ग्राउंड में आ पाए तो घबराने की बात नहीं है। जैसे आपके ट्रेनर कहते हैं, ट्रेनर का यही कहना है कि पहले अपने बॉडी को, पहले खुद को पहले मोटिवेट करिए कि मैंने जैसे पढ़ाई किया उसी तरह मैं फिजिकल भी करूंगा। जैसे ही आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप ग्राउंड में आए, शरीर को, बॉडी को पूरा स्ट्रेचिंग दें, बॉडी को वार्म अप करें। उसके बाद आप वर्कआउट शुरू करें। 6 दिन वर्कआउट करें। 6 दिन का वर्कआउट अलग-अलग प्रकार से होता है। किसी दिन स्लो फास्ट हो गया, किसी दिन एंड्योरेंस हो गया, किसी दिन स्ट्राइड हो गया, किसी दिन आपका कंटिन्यू रनिंग हो गया, किसी दिन 1000 मीटर का स्पीड एंड्योरेंस हो गया। यानी आपको कंटिन्यू करते रहना है। जैसे ही इंजरी अगर आती है, आपको महसूस होता है, सीधा यही कहना है कि दवाई पे विश्वास नहीं करेंगे, सीधा आप 3 दिन उनको रेस्ट दीजिए। बॉडी को रेस्ट देंगे, रिकवरी हो जाएगी। जैसे ही रिकवरी होगी, आप बेटर करेंगे। हाँ, लेकिन रिकवरी का मतलब क्या, पूरा रेस्ट नहीं देना है। जहाँ आपको इंजरी है, उस पार्ट को रेस्ट देना है। ताकि अगर मानते हैं कि आपका पैर डैमेज, मतलब सीन पेन ज़्यादा हो गया है बहुत, तो हमको थ्रो भी करना है।
तो उसका वर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा जिस पार्ट से रिलेटेड काम है उसको छोड़कर बाकी करें। उसको छोड़ दें, उसको थोड़ा रिलीफ दें, उसको 48 घंटा 72 घंटा उसको थोड़ा सा रेस्ट, ग्राउंड जाना नहीं छोड़े। ग्राउंड जाना नहीं छोड़ें। चलिए, बहुत आप अच्छा। जाइए ग्राउंड में जाइए, वार्म अप करिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, लगता है कि नहीं अब मेरा बॉडी थोड़ा सा एक्टिव हो गया, उसके बाद आप शॉर्ट पुट का एक्सरसाइज कर लीजिए। शॉर्ट पुट भी फेंकना जरूरी होता है, उसमें भी मेरिट बनाता है, उसमें 16 फीट फेंकना होता है, वो कम नहीं है, जो कि आपने कभी तो वर्क किया ही नहीं है। जो वर्क किया थोड़ा सा तो उसके लिए ठीक है, लेकिन जो कभी वर्क किया ही नहीं है उसके लिए वो भी टफ है। अगर रेस्ट छोड़ देंगे पैर की समस्या को लेकर के तो वो भी मेरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो काम करें, आप थोड़ा सा टहल लें, वार्म अप हो जाए, हल्का फुल्का थोड़ा सा पसीना आ जाता है, आप उसका एक्सरसाइज करें, थ्रो का एक्सरसाइज करें, पुशअप लगाएं, कुछ वेटेड वेटेड चीज हो, डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में शोल्डर का ख्याल रखते, ये नहीं कि वेटेड चीज है क्षमता के बाहर अधिक उठाएगी शोल्डर ही मेरा खराब हो जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। हाँ, लेकिन पेशेंस बनाकर रखना है। मैं बार बार यही कहूंगा कि आप पेशेंस बनाकर रख लें और हौसला बुलंद रखें, आप अपने बुलंदी तक श्योर जाएंगे। चलिए, हौसला बुलंद रखे, ताकि ये हौसला का काम है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। एक बात आपसे बता दें, आप तीनों व्यक्ति को सुने, तीनों डिग्री के साथ, यानी कि वेल एजुकेटेड भी है आपके कामों को लेकर। और एक बात आपसे बता दें कि जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, ये देख लें इन लोगों ने कितना मेडल जीता है, यानी कि अच्छा मेहनत किया है, आपको गाइड कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ खुद ये सीखे हुए हैं, खुद ये इनके पास डिग्री है, खुद आपको गाइड कर सकते हैं, ये नहीं कि किसी तरीका से आपको कह रहे हैं। एक बात और बता दे, कुछ भी अगर आपको जरूरी लगे, आपको लगे कि किसी भी प्रकार का हमको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हाँ आनंद जी बोलिए। जी सर, एक बात और बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि जैसे कि सर ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सर बरसात के मौसम में उनको वर्कआउट करना, कि ग्राउंड में अगर हम गए या 2-3 दिन तक लगातार बारिश हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या होता है कि एथलीट का या फिर जो भी आपके कैंडिडेट हैं, तो उनका एंड्योरेंस लेवल डाउन होने लगता है। जैसे 72 घंटे से ज़्यादा अगर आप अपने शरीर को रेस्ट दिए, तो एंड्योरेंस लेवल आपका डाउन होने लगता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप हो सके तो स्विमिंग कर लें, या हो सके तो स्ट्रेंथ का वर्कआउट कर लें। घर पे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्ट्रेंथ वर्कआउट, तो आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिल जाएगी। आप स्ट्रेंथ का वर्कआउट ज़रूर करें, या फिर आपको स्ट्रेंथ का वर्कआउट करने में कोई दिक्कत है, तो आप जाके स्विमिंग ही कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। आप बिल्कुल रेस्ट मत दीजिए बॉडी को, जिस दिन बारिश हो रही है। यहाँ पे हम कुछ बात जोड़ना चाहेंगे। हाँ चलिए, जोड़िए आप। बारिश के मौसम में मान लिया जाए, ये बारिश के मौसम में ग्राउंड तो गीला हो जाता है, तो जैसे आनंद भाई ने सही बताया कि एंडुरेंस वर्कआउट को हम कंटिन्यू कैसे रखें। तो सिर्फ रनिंग करने से ही ऐसा नहीं कि एंडुरेंस बनता है, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, क्रॉस वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपका एंडुरेंस बना रहेगा। और भी जैसे आप, और ये जो एक बात बोले थे कि रिकवरी करने के लिए, रिकवरी करने का और भी तरकीब हम अपना सकते हैं। मान लीजिए जब कोई बॉडी पार्ट इंजर्ड हो गया, तो वो मसल्स को तो हम थोड़ा रेस्ट रखेंगे, बाकी पार्ट को एक्टिव रखेंगे। इसके साथ साथ हम योग और आसन का सहयोग करके हम उसको तेजी से, बहुत तेजी से रिकवर कर सकते हैं उस बॉडी पार्ट को, ठीक है, जिससे वो बहुत जल्दी अपने ग्राउंड पे आने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि सुन रहे हैं तो वह ये बात समझ ले, मान लीजिए आपका पैर में थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है, पैर में दिक्कत हो गया है, तो उसे आप वर्कआउट न करें, लेकिन आप व्यायाम करके उसको भी सही कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में आ सकते हैं। संपूर्ण वीडियो को आप देखेंगे, बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, ताकि अभी बहुत सारा प्रश्न बचा हुआ है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट बचे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं तीनों से पुनः मिलने का प्रयास करूंगा। समय देने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।